नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। नए साल की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। ये नया साल आपके सबके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए। हर कोई नए साल का वेलकम कर रहा है, लेकिन लखनऊ और दिल्ली में दो ऐसी घटनाएं हुई हैं जो दिल को दहला देती है। नए साल की शुरुआत में शायद ही कोई ऐसी खबर देखना चाहेगा, पढ़ना चाहेगा या सुनना चाहेगा, लेकिन जो सच है वो तो हमें आपके सामने रखना ही होगा। दिल्ली में अतुल सुभाष ऐसी घटना हुई है। लखनऊ में एक शख्स ने बेरहमी से अपनी मां और 4 बहनों का कत्ल कर दिया। ये दोनों ही खबरें मैं आपके सामने रखूंगी, लेकिन सबसे पहले बात होगी दिल्ली सुसाइड की। बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के सुसाइड की तरह ही दिल्ली में भी एक खुदकुशी का मामला सामने आया है। मॉडल टाउन इलाके में पुनीत खुसाना नाम का एक शख्स, जिसने अपनी पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड से पहले पुनीत ने अपनी पत्नी मनिका पहवा को कॉल भी किया, जिसका ऑडियो क्लिप भी सामने आ चुका है। पुनीत के परिजनों का आरोप यह है कि वो अपनी पत्नी मनिका और अपने ससुराल वालों से बहुत परेशान था और यही वजह है कि उसने सुसाइड किया। दिल्ली के मॉडल टाउन थाने के अंतर्गत आने वाले कल्याण विहार में पुनीत खुराना नाम के एक शख्स ने खुदकुशी की। खुदकुशी करने से पहले उन्होंने अपनी पत्नी से फोन पर बात की थी। 2016 में इनकी शादी हुई थी और हाल ही में इनका तलाक का मामला चल रहा था, लेकिन सुसाइड से पहले इन्होंने अपनी पत्नी से फोन पर बात की, जिसमें इनके बिजनेस को लेकर काफी सारी बातचीत हुई है, आपस में कहा सुनी हुई है। और परिवार का ये कहना है कि सुसाइड करने से पहले पुनीत ने अपना एक वीडियो भी बनाया था, जिसमें अपनी पत्नी के ऊपर उसने आरोप लगाए थे। फिलहाल हम पुनीत खुराना के घर पर मौजूद हैं। ये 31 तारीख की पूरी घटना है, जिसमें ये बताया जा रहा है दोपहर के समय पुनीत अपने घर पर पहुंचे और उसके बाद उन्होंने परिवार के लोगों से एक बार हम बात कर लेते हैं कि परिवार के लोगों का एग्जैक्टली क्या कहना है। वो लड़का इतना ढीला नहीं था जो सुसाइड कर ले। उन्होंने 2 दिन पहले ही दोस्तों को बोला, पुनीत ने दोस्तों को बोला कि जी मेरे मम्मी पापा को भी वो फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। लड़की के फादर और उसकी सिस्टर, ये 3 लोग पूरे हमारी तरफ से एक्यूज हैं। ये पिताजी हैं, हमारे चाचा जी हैं और लड़के के। तो ये बात कर दिया। अंकल जी, आप परेशान मत होइए। सबसे पहले कब से परेशान था बेटा? आपको कुछ बताता था कि वो परेशान चल रहा है? कभी परेशानी की बात उसने आपको बताई? भी परेशान रहता था, बहुत ज्यादा परेशान था अपने ससुराल से। क्या नाम है पत्नी का और वो क्या एलिगेशन लगाते थे, कैसे परेशान करते? ऐसा सर, मेरे से 1,35,00,000 उन्होंने 9 साल पहले लिया हुआ है। मेरे मकान था, वो बेच के सब पैसे उन्होंने ले लिए। उसके लिए पैसों की क्यों डिमांड करते थे सर? वो कहते हमें ब्याज पैसा दो, हमें चाहिए। तूने अलग नाम से ले लिए, बाद में देने के नाम पे जो वो देते नहीं थे और बेटे को परेशान करते थे। उसकी बीवी बड़ी गंदी थी, बदतमीज थी, वो बेटे को परेशान करती। जब तक हमारे साथ थे तो हमें भी दुखी करती थी। तलाक का कब से चल रहा है? तलाक का तो सर ये 4-1 महीने से। अभी परसों क्या हुआ, थोड़ा बता सकते हैं सर एक बार? परसों सर मैं जो दुकान पे गया था तो कल मेरे मिस्त्री का फोन आया 3:15 बजे के आसपास कि पुनीत दरवाजा नहीं खोला। तो मैं आप सिस्टर है पुनीत और उनकी जो वाइफ है, वाइफ का क्या नाम है? मनिका पावा। मनिका। इन दोनों का आपस में पार्टनरशिप में कोई बिजनेस था कि विवाद क्या था मैम? और आपका क्या नाम है? लीना। लीना जी, इनका क्या विवाद चल रहा था आपके भाई का और उनकी पत्नी का? इनकी शादी 8 साल पहले हुई थी। शुरू से ही आपस में लड़ाई झगड़े, मेरे माँ बाप को बहुत तंग किया। घर से बेटे को भी, हमारे भाई को भी अलग ले गई, अलग रह के भी देख लिया। माँ बाप मेरे अलग रहते थे, वो दोनों अलग रहते थे। 1-2 साल वो ऐसे भी रहे हैं, उसमें भी उस लड़की को शांति नहीं पड़ी, ना उसके माँ बाप को शांति पड़ी। पता नहीं उनको क्या चाहिए था। उसके बाद अब 2 साल से इन दोनों का अब झगड़ा हो गया था बहुत ज्यादा, जिसमें पापा मम्मी के पास भाई आके रहने लग गया था और वो अपने माँ बाप के साथ रहती थी। अब 2 साल हमने म्यूचुअल इनका डाइवोर्स कर दिया साइन। एक नोशन हो गया था इनका 30 सितंबर को।
दूसरा नोशन कि अभी डेट लेनी थी, कुछ पेपर वर्क वगैरह बाकी था, वो होना था। लेकिन उसने उसको उसमें भी शांति से नहीं बैठने दिया। हमने सारी रिकॉर्डिंग्स दी हैं, उसने धमकियां दी हैं मेरे भाई को, मेंटली हरास किया है, टॉर्चर किया, उसको इस कदर मजबूर कर दिया कि इतना स्ट्रांग होने के बावजूद उसने ये स्टेप उठाया। पुनीत यहाँ पर रहते थे और परसों वो अपने बिजनेस से यहाँ पर पहुंचे और पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी से फोन पर बात की, जिसका ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आया है, जिसमें उनकी आपस में कहासुनी हो रही है और उनकी पत्नी उनको ये बात कह रही है कि हमेशा धमकी देता है कि सुसाइड कब करेगा। इस तरह की बातें हो रही हैं। परिवार का कहना है कि प्रोवोक किया गया सुसाइड के लिए। उनकी पत्नी और उनके ससुराल वालों ने पैसों की उनसे डिमांड करते थे और मरने से पहले पुनीत ने अपना एक वीडियो भी बनाया और वीडियो बनाकर पुनीत ने उसमें ये बताया कि उसे किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। फिलहाल पूरा परिवार इस वक्त थाने जा रहा है पुनीत की पत्नी के खिलाफ शिकायत देने और उसके बाद पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। जो मोबाइल फोन था पुनीत का जिसमें उसने वीडियो बनाया था, उसको भी फिलहाल पुलिस ने सीज कर लिया है। पुनीत खुराना और मनिका पहवा की शादी 8 साल पहले हुई थी, लेकिन शादी के कुछ दिनों के बाद से ही दोनों के बीच रिश्तों में तल्खी आ गई। पुनीत के घर वालों का आरोप यह है कि दोनों के बीच अक्सर झगड़े हुआ करते थे। इसके बाद 2 साल पहले से ही दोनों अलग अलग रह रहे थे। पुनीत के पिता का कहना है कि 9 साल पहले यानी कि दोनों की शादी से पहले पुनीत के पिता ने लड़की के परिवार को 1 करोड़ 65 लाख रुपए ब्याज पर दिए थे। बताया जा रहा है कि उससे लेकर ही झगड़ा होता रहता था। दिल्ली के कल्याण विहार इलाके, जो कि मॉडल टाउन थाने के अंतर्गत आता है, यहां पर एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। असल में पुनीत खुराना नाम के एक शख्स जो कि अपना बिजनेस करते थे, उनका बेकरी का बिजनेस था और उनकी पत्नी से उनका एक विवाद चल रहा था, उनका डिवोर्स का मामला चल रहा था, जिसके बाद ये बताया जा रहा है 30 तारीख को रात को अपने बिजनेस से पुनीत अपने घर वापस लौटे। घर लौटने के बाद वो सीधा अपने कमरे में चले गए। ग्राउंड फ्लोर पर ये पीछे उनका कमरा है। पुनीत खुराना कमरे में चले गए, कमरा उन्होंने अंदर से लॉक कर लिया और परिवार के लोगों को यही लग रहा था कि पुनीत लेट आए हैं और वो सो रहे हैं। अक्सर पुनीत अगले दिन दोपहर को 12 बजे के आसपास उठते थे, लेकिन जब दरवाजा नहीं खोला गया तो परिवार के लोगों ने जब दरवाजा तोड़ा तो यहां पर देखा कि उन्होंने खुद को इस पंखे से हैंग किया हुआ था, उन्होंने फांसी लगा ली थी, जिसके बाद परिवार के लोगों ने उनकी बॉडी को नीचे उतारा, पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी। फिलहाल आप कमरे की हालत देख सकते हैं, ब्लड वगैरह के निशान यहाँ पर पड़े हुए हैं और उन्होंने फांसी लगा ली। और इस पूरे मामले के अंदर चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब एक रिकॉर्डिंग जो है वो मिली परिवार के लोगों को, जिसमें पुनीत ने 30 तारीख को तकरीबन 3 बजे के आसपास अपनी पत्नी से फोन पर बातचीत की थी। उनके आपस में विवाद चल रहा था और उसके अंदर उनकी पत्नी ये भी कह रही थी कि अब तुम मुझे धमकी दोगे कि मैं सुसाइड कर लूंगा। इस तरीके की बातें उस रिकॉर्डिंग के अंदर है। परिवार का कहना है कि उनके बेटे को उकसाया गया। पिछले काफी समय से उनसे पैसों की डिमांड की जा रही थी, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था, क्योंकि दोनों पति पत्नी जो है उनका बेकरी में पार्टनरशिप में उनका बिजनेस था, तो उनसे हर महीने 70,000 रुपए की डिमांड की जा रही थी। परिवार का कहना है कि पहले भी काफी पैसे परिवार के लोग जो है वो पुनीत की पत्नी के परिवार को दे चुके हैं। इसको लेकर ये पूरा का पूरा विवाद चल रहा था और परिवार का ये भी कहना है कि सुसाइड से पहले एक वीडियो जो है 59 मिनट्स कुछ सेकंड की वीडियो भी पुनीत ने रिकॉर्ड की है अपने मोबाइल फोन में, जिसमें किस तरीके से उसे प्रताड़ित किया गया, जिस वजह से वो सुसाइड कर रहा है। ये सारे सबूत उस वीडियो के अंदर है, जिस फोन को पुलिस ने सीज कर लिया है। उनके कजन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार उनसे बात कर लेंगे। मदर है यहाँ पर, एक बार मदर से एक बार अभी हम स्थिति दिखा दें कि परिवार के लोगों की कैसी स्थिति है इस वक्त। पूरा परिवार इस वक्त बेहाल है और आप सोचिए जिस तरीके की वीडियो उसने बनाई है पुनीत ने प्रताड़ना की। माताजी हैं उनकी, मेरे बच्चे को टॉर्चर करके जाती है। मेरा बच्चा चला गया, मेरा बच्चा चला गया। इतना तंग करती थी मेरे बच्चे को, बहुत तंग किया मेरे बच्चे को। इनका विवाद क्या था, किस बात को लेकर झगड़ा होता था? बस बेटा छोटी छोटी बात पे भी, कुछ पैसों के बारे में, बस ऐसे उसका स्वभाव थोड़ा सा मेंटली था, ऐसी था। बस बहुत तंग करती थी मेरे बच्चे। मेरा बच्चा बहुत सीधा था, बेचारा बोलता नहीं था, बहुत सीधा, जो कहता वो करता था मेरा बच्चा बहुत 2 साल से हमारे साथ रह रहा था। उसने कभी डिस्कस भी किया कि कितना परेशान है?
नहीं बेटा, अंदर ही अंदर पीता रहता था, बोलता नहीं था कि माँ बाप को टेंशन ना पड़े, टेंशन ना मेरे माँ बाप को, मेरा बच्चा मेरा चला गया, मैं दुख देख के चला गया। नहीं बोलता था लड़का, कोई बात ही नहीं कर, हम बोलते रहते बच्चा अपना निकाल अपना। हुई थी माता जी, जब शादी हुई थी 2016 में, उसके बाद से ही विवाद चल रहा था? बेटा साल 1.5 साल तो ठीक रहे हैं, फिर धीरे धीरे ये इन दोनों मियाँ बीबी की बन तन लगती रही। फिर बेटा मैंने इसको अलग भी कर दिया। मैं कहा चल बेटा दोनों सुखी रहो, मैं अलग हो जाऊंगी, तुम दोनों सुखी रहो। तभी इन दोनों मियाँ बीबी की नहीं बन। ये बहुत टॉर्चर करती थी बेटे को, बहुत टॉर्चर से ने किया है, बहुत ज्यादा। देश की राजधानी में साल के पहले ही दिन खुदकुशी की खबर आई तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 5 मर्डर की खबर से सनसनी हो गई। यहां अरशद नाम के एक युवक ने होटल के कमरे में अपनी मां और 4 बहनों को बेरहमी से कत्ल कर दिया। इसके बाद उसने खुद पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। अब उसके पिता की तलाश की जा रही है, जो वारदात के बाद से ही फरार है। अरशद ने पुलिस को बताया कि उसके पिता खुदकुशी कर सकते हैं। मर्डर के बारे में जो खुलासे हो रहे हैं वो वाकई दिल दहला देने वाले हैं। अरशद ने एक वीडियो में अपनी 4 बहनों और मां की हत्या का कबूलनामा किया है। इसमें उसने कहा है कि अपनी बहनों को बस्ती वालों से बचाने के लिए मार डाला। लखनऊ में 5 हत्या की असली वजह क्या है, इसकी जांच में पुलिस जुटी हुई है, लेकिन हत्या के आरोपी अरशद ने अपने कबूलनामे में जो बातें कही हैं वो परेशान करने वाली है। अरशद का कहना है कि उसके मोहल्ले के पड़ोसी उसके परिवार को परेशान कर रहे थे। उनके परिवार को बांग्लादेशी कहा जा रहा है, जबकि उनके पास जमीन जायदाद से जुड़े हुए तमाम कागजात हैं। ये लोग उन्हें जेल में डालकर उनकी बहनों को हैदराबाद में बेचना चाहते थे। इसी वजह से उसने कदम उठाया है। इसमें उसने अपने धर्म परिवर्तन करने और अपनी जमीन मंदिर को देने की बात कही। साथ ही सीएम योगी से आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की भी बात कही है। मेरा नाम मोहम्मद असद है। आज बस्ती वालों की वजह से उनसे थक हार कर आज मजबूरी में हमने सबने पूरी फैमिली ने एक कदम उठाया है। आज अपने हाथ से अपनी बहनों को और अपने आप को मारा है मैंने। जब पुलिस को एक वीडियो मिले तो आप एक बात जानिए, इस सब चीज़ों की जिम्मेदारी बस्ती वाले हैं। उन्होंने हमारे घर छीनने के चक्कर में न जाने कितने हम लोग जुल्म कर हमने आवाज़ उठाई, लेकिन हमारी किसी ने न सुनी आज तक। इसलिए मजबूरन आज हमें 10-15 दिन हो गए फुटपाथ पर सो रहे हैं, ठंड में भटक रहे हैं। हम बच्चों को ये नहीं चाहते बच्चे ठंड में भटकें। हमारा घर इन्होंने छीन लिया है, मकान के पेपर्स हमारे पास हैं, और जो मंदिर का नाम करना चाहते थे, अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते थे, इसलिए हमने इसके कागज़ सारे अपने पास रखे हुए हैं। पुलिस को एक वीडियो मिले तो लखनऊ पुलिस से, योगी जी से ये गुजारिश है कि इन जैसे मुसलमान कहीं मत छोड़ो आप। अब जो कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो, क्योंकि ये मुसलमान हर जगह ज़मीनों पर कब्ज़ा करते हैं और लोगों पर जुल्म करते हैं। न जाने कैसे गैरकानूनी धंधे करते हैं, नकली नोटों के धंधे करते हैं। ये वारदात लखनऊ नाका इलाके में शरणजीत होटल में हुई है, जहां पूरा परिवार 30 दिसंबर को आया था। ये परिवार अजमेर शरीफ से लखनऊ पहुंचा था। कहा जा रहा है कि अरशद ने बीती रात पूरे परिवार को शराब पिलाई, कुछ के मुंह में कपड़ा डाला और दुपट्टे से गला दबाकर उन्हें मार डाला, तो कुछ की कलाई ब्लेड से काट दी। उसने पुलिस को भी यही बताया कि वारदात के बाद वो अपने पिता को रेलवे स्टेशन छोड़ आया और फिर खुद थाने पहुंचकर उसने जानकारी दी। साल के पहले दिन लखनऊ में 5 हत्याओं से हड़कंप मच गया। पुलिस मौके पर पहुंचती है तो पता लगता है कि नाका के इसी होटल शरणजीत में अरशद अपने परिवार के साथ आया था। पहले बताया जाता है कि वो जब आगरा से निकला, चूंकि वो आगरा का रहने वाला था, तो अजमेर जाता है परिवार के साथ। उसके बाद लखनऊ पहुंचता है 30 दिसंबर की रात में अपने परिवार के साथ। और ये बताया जाता है कि परिवार को वो पहले शराब पिलाता है और उसके बाद परिवार की बेरहमी से हत्या करता है। लेकिन हत्या के पीछे वो जो
वीडियो रिकॉर्ड करता है, कबूलनामा करता है, उसमें जो बातें सामने आई हैं वो रोंगटा खड़ा कर देने वाली हैं। जी हाँ, अरशद ने अपने कबूलनामे में ये बताया है कि उसके बस्ती के लोग उसके पूरे परिवार को परेशान करते थे, उसकी बहनों को हैदराबाद में बेचना चाहते थे। वो इतना ज़्यादा परेशान हो गया था बस्ती के लोगों से कि वो अपना धर्म परिवर्तन भी करवाना चाहता था और अपने घर को मंदिर में भी ज़मीन देना चाहता था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उसने इस मामले में कार्रवाई की अपील की है और ये भी कहा है कि उसके साथ ज्यादती हो रही है। जब 10 दिनों से परिवार फुटपाथ पर सोने को मजबूर है तो उसके पास इसके सिवा और कोई चारा नहीं है। कमरा नंबर 109 109 फर्स्ट फ्लोर का यहीं से दिखाई पड़ रहा है और उसी फ्लोर में ये पूरा परिवार आकर के यहाँ पर रुका हुआ था। इस पूरे हत्याकांड में अरशद का साथ दिया है उसके अपने पिता ने, जो कि घटना के बाद ये अरशद की तरफ से बताया गया पुलिस को कि चारबाग रेलवे स्टेशन, जो कि बामुश्किल यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर है, वहाँ पर वो अपने पिता को छोड़ करके आता है। पिता खुदकुशी की बात कहकर वहाँ मौके से निकलता है और उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जांच कर रही है कि पिता के बारे में जानकारी मिल पाए कि आखिर पिता है तो है कहाँ। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले में अरशद के कबूलनामे का जो वीडियो सामने आया है, उसने कहीं ना कहीं इस पूरी घटना को एक नया टर्न दे दिया है। अब आगरा पुलिस के सामने और लखनऊ पुलिस के सामने कंबाइंड ये चुनौती है कि इस पूरे मामले की जाँच करें और अरशद ने अपने वीडियो में जो आरोप लगाए हैं, जो सनसनीखेज आरोप लगाए हैं, उस पूरे मामले का सच पता लगाएं। अब इस मामले की केवल लखनऊ पुलिस ही नहीं बल्कि आगरा पुलिस भी जांच करेगी। पुलिस अरशद के दावों की जांच करेगी। साथ ही पुलिस इस थ्योरी को भी जांच कर रही है कि क्या अरशद ने जो आरोप लगाए हैं वो सही हैं, क्या वो सच हैं। आखिर कोई आदमी अपनी 4 बहनों और मां की हत्या कैसे कर सकता है। पुलिस को यह भी जांच करना होगा कि इस वारदात में उसके पिता का क्या रोल है। अरशद ने अपनी 4 बहनों की हत्या तो की ही है, इसमें आलिया की उम्र 9 साल, अर्शिया की उम्र 19 साल, अक्सा की उम्र 16 साल, जबकि रहमीन की उम्र 18 साल है। साथ ही अरशद ने अपनी मां अस्मा को भी मौत के घाट उतार दिया। हालांकि पुलिस अभी भी इस मामले में कुछ भी साफ कहने से बच रही है। ये 5 लोग हैं जिनकी डेड बॉडी थी, 4 बच्चियां हैं और एक मदर हैं। और यहाँ वो करीब जो बताया गया, होटल वाले ने बताया कि 30 तारीख को यहाँ आए थे और उसके साथ उसका ब्रदर और फादर, ये लोग भी यहाँ थे। तो उन सब के लिए जानकारी की जा रही है। हत्या में क्या हथियार का इस्तेमाल किया गया था, क्या गला दबाकर या गोली? देखिए, अभी जो है कुछ इंसाइज्ड वुंड हैं, कलाई पे या गले पे भी है कुछ के, लेकिन अभी पूरी जो है इसकी पोस्टमार्टम के उपरांत और पूछताछ के उपरांत जो है सारी जानकारी बता दी जाए। सर, अभी फादर है क्या बेटा है? फादर कहाँ है, क्या वो? देखिए, मैंने कहा कि जो कुछ बॉडी पे इंसाइज्ड वुंड है तो उसके कारण कलाई पे है, गले पे है, तो उन सभी की अलग अलग पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और पूछताछ के बाद जो तथ्य निकल कर आएंगे, जो छानबीन के बाद, तो उसके बाद आपको अपडेट कर दिया जाएगा। बॉडीज़ पे कुछ खुली चोटें हैं, कलाई पे, गर्दन पे, और जो है उन सभी के आधार पर और जो पंचायतनामा पोस्टमार्टम के आधार पर जो है हम लोग इन चीज़ों को फाइंड आउट करेंगे और इस पूरी घटना में क्या है उसके बारे में जानकारी कर आपको बता दिया जाएगा। बताया जा रहा है नया साल 2025 का आगाज हो गया है। आशा यही है कि नया साल खुशियां लेकर आएगा। 21वीं सदी अपने सिल्वर जुबली में पहुंच गई है। दुनिया भर में जब नए साल के पहले दिन का ग्रैंड वेलकम किया गया तो ये 2 दुख भरी खबरें भी आई। लेकिन बात अब उन खबरों की कर लेते हैं जो आपके चेहरे पर हो सकता है थोड़ी मुस्कुराहट लेकर आ जाए। नए साल को लेकर श्रद्धालुओं में बहुत जोश रहा। नए साल के मौके पर जो लोग घूमने के लिए पर्यटन स्थलों पर जाते थे वो अब तीर्थ स्थल की तरफ जा रहे हैं। पर्यटन स्थलों से ज्यादा भीड़ तो अब तीर्थ स्थलों पर देखने को मिल रही है। मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें हैं। हर कोई नए साल की शुरुआत भगवान की प्रार्थना और आराधना के साथ करना चाहता है। अयोध्या का राम मंदिर हो या हनुमानगढ़ी मंदिर, वाराणसी का काशी विश्वनाथ हो या उज्जैन का महाकाल, हर जगह भक्तों की लंबी लंबी कतार है। साल के पहले दिन तिरुपति में वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। अयोध्या में तो कहा यह जा रहा है कि आज 2 लाख से ज्यादा लोग रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे। कल से ही अयोध्या में भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। साल 2025 का आज पहला दिन है, 1 जनवरी 2025
और राम की नगरी अयोध्या में श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ है। जहां तक नजर जाएगी अयोध्या की सड़कों पर आपको श्रद्धालु राम भक्त नजर आएंगे। इस समय हम राम मंदिर जाने वाली सड़क पर हैं और यहाँ पे कतार लगी है। हर कोई ये चाह रहा है कि 1 जनवरी को सबसे पहले प्रभु राम के दर्शन कर लिए जाए। आज ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अयोध्या में आज करीब 2 लाख श्रद्धालु पहुंचेंगे। कल भी यहाँ करीब 1.5 लाख के आसपास श्रद्धालु आए थे। अब इसके लिए यहाँ जबरदस्त इंतजाम है, पुलिस है, लाइट्स जो हैं, जो कतारें हैं वो आज 4 बढ़ा दी गई है। 15 कतार बनाई गई है जिससे आराम से श्रद्धालु जाके मंदिर में दर्शन कर सके। इसके अलावा दर्शन का टाइम भी 1 घंटा बढ़ा दिया गया है, दिन में आधा घंटा, और रात में जो 9:30 बजे शयन आरती होती है उसके पास बंद कर दिए गए हैं। यानी आज 9:30 बजे तक यहाँ पर दर्शन होंगे। अब देश का शायद ही कोई ऐसा कोना होगा जिसके लोग यहाँ आज नया साल मनाने नहीं आए होंगे। बहुत सारे लोग दर्शन को जा रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो दर्शन करके आ गए हैं। आपने दर्शन कर लिया? जी मैम, कर लिया जी। आज नया साल कैसे ये मनाने का फैसला किया है? ये नया साल हम रात को 2 बजे ही यहाँ गए थे और हमने बोला था कि नया साल भगवान राम के चरण में ही पहला दिन होगा, आज समर्पित होगा सबके पे। बहुत खुशी हुई। आज जो हमको खुशी आज हुई ना वो शायद कभी लाइफ में नहीं मिलेगी। अब ये हमारा मतलब मनोकामना, मतलब दिल की मुराद पूरी हो गई। आज 5 बजे से लाइन में हम लोग लगे थे, लेकिन इतनी खुशी हुई दर्शन करके, ये लगा ही नहीं कि 5 बजे से हम लोग लाइन में लगे हैं। बहुत अच्छे से टाइम लगा प्रभु राम के सामने हुआ है, 5 घंटा 5 घंटा लग गया था, लेकिन दर्शन करके बहुत खुशी हुई। मतलब नए साल भगवान का दर्शन हो गया। 5 आवर्स जब हमने लाइन लगाई थी पूरा रिफ्रेश हो गए थे भगवान को देख। जब 5 बजे आकर लाइन में लग गए थे तब दर्शन का इनको अवसर मिला है। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग लखीमपुर खीरी से आए हैं। लखीमपुर खीरी से। तो आज 1 जनवरी वैसे हर साल कहाँ मनाते थे? वैसे तो दूसरे जाते थे पितीय स्थल पे, आज इस बार राम मंदिर में आए। अच्छा। हाँ जी। इंतजार करना पड़ेगा लंबा? हाँ लग रहा है, बहुत भीड़ है जी। बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा जी। चलेगा, काफी दूर से आए हैं, दर्शन करके जाएंगे। इस तरह से ये सारे श्रद्धालु इंतजार में हैं कि कब इनकी पारी आए और ये प्रभु राम के दर्शन कर पाए। लेकिन बहुत सारे श्रद्धालुओं से हमारी बात हुई और उन्होंने कहा कि वो पहले कोई बड़ा प्लान करते थे, कोई डेस्टिनेशन पे जाते थे, लेकिन इस बार उन्होंने फैसला किया कि नया साल अयोध्या में मनाएंगे। अयोध्या में पिछले साल 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। उसके बाद से ही अयोध्या में श्रद्धालुओं के आने की संख्या लगातार बढ़ने लगी है। बड़ी संख्या में लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। आम हो या खास, हर कोई रामलला के दरबार में आकर मत्था टेक रहा है। भोजपुरी फिल्मों के कॉमेडियन संजय वर्मा, संतोष श्रीवास्तव भी आज अयोध्या पहुंचे हैं रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन के लिए। सबसे पहले बताइए कि दर्शन हो गए? बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं हनुमान जी के, राम जी के, और मैं 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आपके चैनल के माध्यम सभी दर्शकों को देना चाहूंगा और एक बार बोलूंगा, जय श्री राम, जय बजरंगबली। और आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि आज वर्ष का प्रथम दिन है और हम लोग अयोध्या धाम में हैं, प्रभु श्री राम जी की नगरी में हैं और हनुमान जी का दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो गया। बहुत शानदार दर्शन हो गया। वैसे आज जो 1 जनवरी है जी, हर साल कैसे मनाते थे आप? नहीं, हर साल तो सही बताएं कुछ अलग अंदाज से मनाते थे, क्योंकि हम लोग मुंबई में रहते तो वहाँ 31 की नाइट तो आप जानती हैं मैडम, लेकिन ये सनातनी हम रहने वाले अयोध्या के, तो हमने कहा कि क्यों ना अपने जन्मभूमि से, राम जी की जन्मभूमि से, हनुमान जी के स्थान से मनाए। और ऐसा आनंद महसूस हो रहा, ऐसा आनंद महसूस हो रहा, ये देख रही है जन सैलाब देख के ना मन गदगद हो गया है। मैं यही सोच रहा हूँ कि पहले क्यों नहीं मैं आता था, आज ही क्यों आया। मैं आपके माध्यम से पढ़ लेता हूँ कि हर साल नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे इसी स्थान से होंगे। एक बार फिर बोलता हूँ, जय श्री राम। आपका कैसे मनाया? आप कैसे मनाते थे नया साल हर साल? मैं तो नया साल अपने घर परिवार में मनाता था और दोस्तों के साथ मनाता था, पार्टी करके मनाता था। लेकिन यहाँ आकर के जिस ढंग से मनाया है, मुझे लगता है पूरा जीवन इसी तरह हम लोग नया वर्ष मनाएं। अब आप यहाँ आए, आपके चाहने वाले भी यहाँ सब जमा हो गए, तो कुछ सुना भी दीजिए नए साल पे आप। बस यही कहेंगे, हम राम के हैं, राम हमारे हैं, और आप लोग इसी तरह प्यार बरसाते रहिए और नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं इसी तरह मनाते रहिए। हर दिन नया वर्ष हो,
राम के थे, राम के हैं, हम राम के रहेंगे। राम के थे, राम के हैं, हम राम के। अयोध्या में राम मंदिर हो या हनुमानगढ़ी, हर तरफ भक्तों का रेला दिखाई दे रहा है। नए साल के मौके पर पहली बार इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हैं। वैसे तो अयोध्या को प्रभु राम का दरबार कहा जाता है, लेकिन यहाँ कृष्ण भक्त भी दिखाई दे रहे हैं। हरे रामा हरे कृष्णा के भजन गाते हुए बड़ी संख्या में इस्कॉन के फॉलोअर्स भी अयोध्या की सड़कों पर दिखाई दिए। अयोध्या में राम मंदिर जाने वाली ये सड़क है और यहाँ इस्कॉन की टोली आई हुई है। ये नया साल की सड़क। हरे कृष्णा, हम लोग इस्कॉन मंदिर से आए हैं आज नए साल के उपलक्ष्य में भगवान को प्रणाम करने, भगवान का आशीर्वाद लेने, और पूरे जितने देशवासी हैं, पूरे जितने भारतीय हैं, चाहे देश के किसी विदेश के, पूरे विश्व में जहाँ भी हैं, हम उनको भगवान श्री राम की तरफ से नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं। हमारा इस्कॉन अयोध्या है यहाँ पर, और इस्कॉन अयोध्या के द्वारा यह कीर्तन किया जा रहा है। समाज में विश्व शांति के लिए किया जा रहा है। नए साल पर शिरडी में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा है। लोग साईं बाबा के दर्शन कर नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। शिरडी साईं मंदिर के बाहर कल आधी रात से ही लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी रहीं। कल आधी रात को दर्शन कर नए साल का आगाज किया। लोगों ने मंदिर के बाहर झूमते हुए नए साल को वेलकम किया। शिरडी साईं बाबा में लोगों की ऐसी आस्था है कि पूरे देश से लोग यहाँ पर उमड़ आते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। देश के कोने कोने से लोग शिरडी पहुंचे। शिरडी के सारे होटल बुक हैं। लोगों की लंबी लंबी लाइन में उन्हें लगना पड़ रहा है। देखिए आप भी तस्वीरों को, लेकिन ना तो उनके चेहरे पर कोई शिकन है, ना कोई थकान है। नया वर्ष नए सपने, नई उम्मीदें, नए संकल्प लेकर आया है, और इन्हीं संकल्प की पूर्ति के लिए आज बड़े पैमाने पर श्रद्धालु साई के दर पर पहुंचे हैं। इस वक्त हम हैं शिरडी साई मंदिर परिसर में, और यहाँ पर आस्था के इस सैलाब को देखिए। सुबह से ही लोग अलग अलग देश के कोने से शिरडी मंदिर पहुंच रहे हैं। सभी की कामना यही है कि जो भी उनकी उम्मीदें हैं, जो उनके सपने हैं, उन सभी सपनों को साई बाबा पूरा करें। मान्यता ये है कि नए वर्ष की शुरुआत अगर आप साई दर्शन से करते हैं शिरडी में, तो जो भी आपकी मनोकामना होती है वो हर मनोकामना पूरी होती है। और यही वजह है कि यहाँ पर देश दुनिया से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं देर रात से, और लगातार श्रद्धालुओं की ये जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। आज दिन भर में करीब 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर दर्शनों के लिए आ सकते हैं, और इन्हीं श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन की तरफ से बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई भी असुविधा न हो। साथ ही में यहाँ पर साई दर्शन के लिए जब भी आप आते हैं तो साई का प्रसाद की बड़ी मान्यता है, बड़ा पवित्र माना जाता है, और पिछले 24 घंटे में 1 लाख से ज्यादा साई प्रसाद ग्रहण किया जा चुका। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से लोगों में आस्था है। हर कोई जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहा है वो साई दर्शन के भक्ति में डूबा हुआ है, और साथ ही में प्रशासन का कहना है कि पूरा प्रयास किया जा रहा है कि हर साई भक्त अच्छे से साई बाबा के दर्शन कर सके, और इस दर्शन के दौरान उन्हें किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से प्रयास किए गए। शिरडी में कुछ लोग पहली बार आए हैं, तो कई लोग हर साल की तरह साल के पहले दिन बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए पहुंचे हैं। सबके मन में साईं बाबा को लेकर बहुत आस्था है। नया साल है, साई दर्शन से शुरुआत हो रही है आपके नए साल की। हम लोग भोपाल से आए हैं और बाबा के दरबार में नए साल प्रारंभ करने के लिए, उनको प्रणाम करने के लिए आए हैं सभी लोग से परिवार। आप बताइए, पहली बार आप आए हैं या इसके पहले भी नए साल की शुरुआत? काफी टाइम आई हूँ, पहले भी आई हूँ, पर साल की शुरुआत करने के लिए हमने सबसे पहले प्रायोरिटी यहाँ को दी। बाबा के पास आए हैं, कुछ मन्नतें हैं जो बाबा पूरी करें। आपकी मान्यता है कि यहाँ पर जो भी साईं बाबा से मांगते हो हर मन्नत पूरी होती है। आप अपना अनुभव बताइए। हम निरंतर 10-12 वर्षों से यहाँ आ रहे हैं
और यहाँ पे मतलब कहीं और जाने का नहीं होता, शिरडी आते हैं, यहाँ मन्नतें पूरी होती है, यहाँ अटूट विश्वास है बाबा पे, इसलिए यहाँ आते हैं। आपका भी इसी तरह से अटूट विश्वास है हर मन? जी बिल्कुल, भगवान सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, जिसकी होती हैं वो बार बार यहाँ पर आते हैं। हम लोग अद्भुत सुकून मिलता है यहाँ आके बाबा के दरबार में। बात करने के लिए आइए, कुछ और कहाँ से आप आए हैं, क्या कहेंगे? जी मैं जलगांव से आया हूँ और एनडीटीवी के सभी दर्शकों को सबसे पहले तो मैं नए साल की शुभकामनाएं दूंगा। जैसे कि हर साल हम लोग शुरुआत करते हैं शिरडी के साईं बाबा के दर्शन लेकर के, और बहुत अच्छा रहता है, साल पूरा बहुत बढ़िया जाता है सर। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? कर्नाटक से, गुलबर्गा। आप भी नए ईयर की शुरुआत इसी साई दर्शन से करते हैं? अच्छा करे, साई दर्शन से करते हैं जी हम नया साल हर साल। 20 साल से आ रहे हैं, 20 साल से कंटिन्यू नया साल सबके 98 से आ रहे थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश गुप्ता। सतीश भाई, आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? आप भी क्या कोई संकल्प के साथ आए हैं नए वर्ष की शुरुआत करने के लिए साई दरबार में? एक्चुअली मैं मुंबई मीरा रोड से आया हूँ। मैं ये बाबा के दरबार पे आज से 4 साल से, ये तारीख को 31 नाइट को हम निकलते हैं वहाँ से, और 1 तारीख को बाबा का आशीर्वाद लेके साल का शुरुआत करते हैं। आप भी देखिए, आपके हाथों में भी साई, बताइए कुछ चीज़। बाबा के बारे में तो वैसे आपको पता है कि बताना बहुत मुश्किल है, सब कुछ बाबा है। बाबा ने जब शिरडी आना होता है, बाबा ही हमें लेकर आए हैं, हमारी औकात नहीं है कि हम इनको उठा के ले चले। शिरडी के साईं बाबा का दरबार, आज 1 लाख लोगों के यहाँ पर पहुंचने की संभावना है। यहाँ पर केवल आम आदमी ही नहीं बल्कि बड़ी बड़ी हस्तियां भी मत्था टेकने के लिए पहुंचती हैं। कल ही पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने साईं बाबा का आशीर्वाद लिया था, तो आज भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव शिरडी पहुंचे। बाबा के दरबार में उन्होंने हाजिरी लगाई। बाबा का बहुत बड़ा आशीर्वाद है हम सब पे, जैसे हम कुछ तो बने, ताकि दुनिया हमें अपने नज़रों में रखती है, अपने दिल में रखती है, अपने जुबान पे रखती है। हमारे चेहरे का कुछ तो है, विषय है, और ये हमने नहीं बल्कि मुझे लगता है कि ये कर्म है जो हमें, लोग कहते हैं, हमारी एक भोजपुरी में कहावत है कि बड़े पुत्र पिता के धर्म में, खेती उपजे अपना कर्म। मैंने सिर्फ मेहनत की है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे बुजुर्गों का कर्म है जो मुझे मिला है। मैं चाहूँगा साईं बाबा के लिए कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, आपका विश्वास अगर किसी के प्रति है तो उस विश्वास को मत हिलाइए। और मनुष्य के जीवन में आने के बाद तो भगवान को भी परीक्षा देना पड़ा था, तो ये परीक्षा भगवान की भी लेती है दुनिया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी परीक्षा होती है, तो कभी कभी भगवान का भी परीक्षा दुनिया लेती है। उस विषय पे नहीं जाना है हमें, जिस पे हमारी आस्था है, जिस पे हमारा विश्वास है, उस विश्वास को मजबूत बना के आगे बढ़ना। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, नए साल पर किसानों को मोदी सरकार तोहफा दे रहे हैं। मोदी सरकार ने खाद पर सब्सिडी बढ़ा दी है। डीएपी खाद की बोरी अब 1350 रुपए में मिलेगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बजट भी बढ़ा दिया गया है। फसल बीमा का बजट 69,515 करोड़ रुपए तय किया गया है। डीएपी फर्टिलाइजर्स के लिए एक्स्ट्रा सब्सिडी का पैकेज, वन टाइम स्पेशल पैकेज माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। किसानों को डीएपी 50 किलो का बैग 1350 रुपए में मिलेगा। आज दुनिया में जितना भी जियो पॉलिटिकल टेंशंस के कारण, डिसरप्शंस के कारण, वॉर सिचुएशंस के कारण जो भी एक्स्ट्रा बर्डन है, वो एक्स्ट्रा बर्डन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बियर करेगी।